आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट में सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके हम लोग यूनिट थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक लेक्चर मैं ले चुकी हूँ, आज ये दूसरा लेक्चर है। लगभग 5-7 लेक्चर्स में ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अगले यूनिट में चलेंगे। तो असहयोग आंदोलन तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था कि असहयोग आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से ख़त्म हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और वो भयंकर भयंकर हिंसक कांड था, जिसके कारण गांधी जी बहुत ही दुखी और आहत हो गए। उन्होंने उसी समय, जबकि असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया है ना। और इसको समाप्त करने से कहा जाता है कि नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, बाकी लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सभी ने गांधी जी का इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया कि किसी एक जगह के जो हिंसक घटना हो गई उसका आपको सभी लोगों को उसका मतलब हर्जाना नहीं देना चाहिए। लेकिन गांधी जी नहीं माने और उन्होंने अंततः यह आंदोलन ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के बाद में क्या हुआ। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों। असहयोग आंदोलन की समाप्ति में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में देश में निराशा का माहौल फैल गया। देखो, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया और हमें पता है गांधी जी गिरफ्तार हो गए, उन्हें 6 साल की सजा हो गई। उसके बाद में देश में निराशा का माहौल फैल गया। इसी माहौल में कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म दिया, जिसके सूत्रधार थे ML नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मतलब CR दास। गांधी जी दोस्तों जेल में चले गए, निराशा फैल गई। जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे अपने यहाँ के, उन्होंने सोचा कि कितना भी कुछ कर लो, अपन को स्वतंत्रता तो मिलनी नहीं है। एक आंदोलन जब चरम पे था उसे रोक दिया गया। आगे चल के अगर हम करते भी हैं तो क्या भरोसा कि गांधी जी उसे रोकेंगे नहीं। तो सब लोग एक बार फिर से जो अहिंसा वाला हथियार था उससे दुखी हो गए और फिर से लोग कुछ अलग करने की सोचने लगे कि इस रास्ते से तो अपन को नहीं मिलने वाली स्वतंत्रता। उसी माहौल में दोस्तों एक नई विचारधारा सामने आई, जो लेके आए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रगति बनाए रखने हेतु कांग्रेस को विधानमंडलों में प्रवेश कर विधानमंडलों के माध्यम से जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का विनिश्चय किया। लेकिन कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को चुनाव में भाग लेना चाहिए और चुनाव में हम लोग अगर जीतते हैं तो हम लोग विधानसभाओं में जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और विधानसभाओं में हम जाएंगे तो हम जनता की मांगों को सरकार के सामने रख सकते हैं दोस्तों, है ना। इन्होंने ये सुझाव दिया कांग्रेस को। कांग्रेस के गया अधिवेशन में 1922 में उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमको चुनाव लड़ने चाहिए, है ना। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया कि चुनाव लड़ना मतलब अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन करना होगा। अगर हम इनके चुनाव लड़ते हैं तो ये लोग तो हमें स्वराज्य कभी देंगे ही नहीं ना, हम लोगों को क्यों स्वतंत्र करेंगे। अपने ही जैसे कि 300 पद हैं केंद्रीय विधानसभा में, उसके लिए जैसे कि मान लो कि 120 पद इंडियंस को दे दिया, बाकी तो बहुमत तो अपने पक्ष में रखेंगे ना ये लोग, है ना। तो हम लोगों को कभी इससे सफलता नहीं मिलेगी और ना ही वो हमारा कोई प्रस्ताव पास करने देंगे। इसका मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम लोग विधानसभाओं में जाएं। पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास माने नहीं। तो जो ये चुनाव लड़ना चाहते थे और आगे विधानसभाओं में जाना चाहते थे दोस्तों, इनको कहा गया परिवर्तनकारी नेता, ठीक है। और जो नहीं जाना चाहते थे, जो इनका विरोध कर रहे थे, उनको कहा गया अपरिवर्तनकारी नेता। अब सारी बातें मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती, इसलिए आपको बोल के बता रही हूँ कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ उस समय लगभग कोई भी नहीं था, है ना। इन्होंने क्या कहा कि विधानमंडलों के माध्यम से जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का विनिश्चय किया। लेकिन कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 1922 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अब त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं लड़ना देना चाहते चुनाव, तो हम लोग कांग्रेस की सदस्यता त्याग दे रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग तो स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब कांग्रेस के अधीन नहीं रहेंगे कि जैसा कांग्रेस कह रही है वैसा ही हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी का उन्होंने निर्माण किया। कब किया? मार्च 1923 में दोस्तों। यही वो स्वराज्य पार्टी है जिसके हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया। क्यों किया? क्योंकि ये चुनाव लड़ना चाहते थे और विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, ठीक है। अब सितंबर 1923 में स्वराज्य संगठन के उद्देश्यों को कांग्रेस ने मान्यता प्राप्त कर दी। मार्च में इन्होंने गठन किया। अब ये लोग अलग हो गए थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को लगा कि नहीं, अगर हम लोग बट जाएंगे तो फिर हमारी ही शक्तियां कम हो जाएंगी। और सितंबर 1923 में आगे चलकर कुछ महीनों के पश्चात कांग्रेस ने इनके उद्देश्यों को
मान्यता दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज्य पार्टी ने 101 में से 42 सीटें जीती दोस्तों। नवंबर में चुनाव हुए और उन चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव थे, मतलब जिस तरह आज संसद होती है ना वैसे चुनाव थे, उस समय केंद्रीय विधानमंडल बोला करते थे। उसमें पार्टी को 101 में से 42 सीटें मिली, मतलब अच्छा खासा बहुमत इनको मिल गया। उम्मीद नहीं थी इतना मिल जाएगा पर मिल गया, है ना। अब क्या हुआ, पार्टी ने विधानमंडलों में प्रवेश कर लिया। अब क्या हुआ, 42 लोग अपने हो गए ना, 101 में से 42 लोग इंडियन हो गए। अब इंडियन लोगों ने प्रवेश कर लिया। बहुत ज़्यादा अधिकार इंडियंस के पास नहीं थे दोस्तों, लेकिन फिर भी अपना मत रखने का और बोलने का अधिकार था। उस पर दबाव तो बना ही सकते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियंस की बात, वहाँ पे जो अपने विधायक है इनकी बात अंग्रेज मानेंगे ही, ये कहीं भी ज़रूरी नहीं था। लेकिन कम से कम वो जनता के मतों को संसद के पटल पे रख रहे हैं, पता नहीं कुछ तो उसमें से पास होगा ही, सारे नहीं होंगे तो, है ना। और उन्होंने कई मुख्य कार्य किए भी, जैसे कि 1909 के अधिनियम की जांच हेतु मुंडीमैन समिति की नियुक्ति की दोस्तों। जो 1909 1919 ये सब अधिनियम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो सॉरी ये 1919 है, नो नहीं है। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु, जो 19 का अधिनियम आया था, जनता उससे असंतुष्ट थी और उसके जांच हेतु मुंडीमैन समिति की नियुक्ति, इन्होंने मतलब प्रस्ताव पेश किया कि भारतीय जनता इस 1919 के अधिनियम को नहीं मानती है, क्योंकि इसमें भी उसी सांप्रदायिकता का मतलब सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया था जो 1909 में लाई गई थी। तो इन्होंने कहा कि हमें, भारतीयों ने कहा कि हम इसको नहीं मानते और इसकी पुनर्जांच की जाए, और इसलिए इन्होंने मुंडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। दमनात्मक कानूनों को खत्म करवाने हेतु संघर्ष किया। कई तरह के दमनात्मक कानूनों को खत्म करवाने हेतु उन्होंने बार बार आवाज़ उठाई। नमक कर में कटौती करवाई दोस्तों। ये नमक, जो इंडियंस नमक बनाते थे, इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स अंग्रेज लेते थे ताकि इंडियंस ना बना पाए, तो इन करों में भी इन्होंने कटौती करवाई। मजदूरों की स्थिति बेहतर बनवाई। मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। उनके कार्य के कोई निश्चित घंटे भी नहीं थे, ना ही कोई निश्चित नियम था कि इतने काम के बदले इतना वेतन दिया जाएगा। तो इन्होंने कुछ कानून उस पक्ष में भी बनवाए। तब 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाना भी स्वराज्य पार्टी की एक महत्वपूर्ण विजय हम लोग मान सकते हैं। मतलब संसद का अध्यक्ष भारतीय को बनाया गया, पहले भारतीय थे दोस्तों। तो यह भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष जीत ही हम बोल सकते हैं स्वराज्य पार्टी की, कि इन्होंने मतलब अपना अध्यक्ष भी बनवाया, ठीक है। तो ये सब कार्य स्वराज्य पार्टी ने किए। तो स्वराज्य, इतना बहुत कुछ स्वराज्य पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ जहाँ तक कुछ किया वो भी उस समय बेहतर था, जब कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि गांधी जी जेल में चले गए थे। हमारी जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी एक तरह से ठप पड़ गई थी, है ना। तो इस दरमियान अगर कुछ भी हो रहा है तो फिर वो अच्छा ही है ना, अंग्रेजों पे दबाव बनाने के लिए। अब आगे चल के दोस्तों थोड़े दिन में ही CR दास की मृत्यु हो गई, मतलब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। सांप्रदायिक भावनाओं आदि के कारण 1926 में स्वराज्य पार्टी को चुनाव में विशेष सफलता नहीं मिलने के पश्चात अब पुनः कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई। गांधी जी का स्वास्थ्य जेल में खराब होने के कारण उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया था। दूसरा, इधर क्या हुआ, चित्तरंजन दास की तो मृत्यु हो गई। और दोस्तों जो हमारी पार्टी में जितनी सीटें इन लोगों को मिली थी, विधायकों को, ये विधायक आपस में भी सहमत नहीं थे, है ना। कोई कुछ विधेयक बनवाना चाहता था, कोई कुछ विधेयक बनवाना चाहता, तो इनमें और मुसलमान जो थे दोस्तों, उनके हित अलग होते जा रहे थे, तो इनमें भी बहुत कंक्लूजन चल रहा था। तो फिर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सॉरी, तो कन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे स्वराज्य पार्टी खत्म होने लगी और 1926 में जो चुनाव हुए उसमें स्वराज्य पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली और आखिरकार स्वराज्य पार्टी हम कह सकते हैं फ्लॉप हो गई आगे चल के। और फिर से अब कांग्रेस की बागडोर गांधी जी की तरफ आ गई। एक बार फिर से सब लोग अब गांधी जी की तरफ देखने लगे। अब क्रांतिकारी आंदोलन या फिर आंदोलन का द्वितीय चरण 1919 से हम महात्मा गांधी पढ़ रहे हैं। 1919 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, 22 तक वो चला। 22 में असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, फिर थोड़ी सी स्वराज्य पार्टी बन के 2-3 साल वो चली। अब 1924 से 34 तक के बीच के 10 साल ऐसे आए दोस्तों, जिसमें बहुत से क्रांतिकारियों का उदय हुआ और उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी और हिंसक घटनाएं करी थी। इसका मोटा मोटा अध्ययन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब 1922 में गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन खत्म करने से निराश हुआ युवा वर्ग पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ा। पहले भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, पर गांधी जी ने हमें सिखाया कि अहिंसा के मार्ग पे चलो, और हम लोग गांधी जी के मार्ग पे चलने भी लगे। लेकिन असहयोग आंदोलन की जो असफलता रही, उसके बाद में सब लोग, मतलब जो पुनः हमारा युवा वर्ग था, वो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ने लगा कि
सफलता शायद हमें स्वतंत्रता क्रांति से ही मिलेगी, अंग्रेज अहिंसा से नहीं मानने वाले हैं। इस चरण में दोस्तों हमारे कई सारे जो युवा नेता आए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, सुखदेव, राजगुरु, हमारे भगत सिंह जी हो गए, बहुत बड़े बड़े मतलब युवा नेता हमको प्राप्त हुए हैं। तो इसी दरमियान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इम्पोर्टेंट संस्था है दोस्तों, याद रखिएगा। दो संस्थाएं यहाँ पे बताऊंगी, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई अक्टूबर 1924 में, डेट भी याद रखनी है। किसने की? सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कानपुर में स्थापना की गई। तो कौन थे स्थापना करने वाले? सचिंद्र सान्याल सबसे मेन थे, और रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। कानपुर में 1924 में, कब की गई? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था इसका? ब्रिटिश सत्ता को पूर्णतया समाप्त कर क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा धन एकत्र करना। इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश लोगों को जड़ से उखाड़ फेंको इंडिया से। देश हमारा है, हम रहेंगे यहाँ पे, किसी विदेशी को हक नहीं है कि वो हम पे शासन करे। और दूसरा है क्रांतिकारी विधियों द्वारा धन। अब यार ये सब ये काम करेंगे तो इनके पास धन कहाँ से आएगा? इनको अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए ना, बंदूकें तो चाहिए, गोले भी चाहिए, बारूद भी चाहिए। अब इनके पास ये सब गरीब गरीब फैमिली से, तो पूरा इंडिया ही गरीब था, खैर ये सभी क्या, तो धन कहाँ से आएगा? ये धन एकत्रित करने के लिए भी ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियों का ही प्रयोग करते थे। मतलब अंग्रेजों को मारकर, अंग्रेजों के कैद, वो जो तोप खाने हैं उन पे सशस्त्र आक्रमण करके अधिकार कर लेना, ये सब काम ये लोग करते थे। ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, और काकोरी कांड में क्या हुआ? 8 डाउन ट्रेन थी। देखो 9 अगस्त 1925 की तो डेट है, इस दिन हुआ काकोरी कांड। अब मैं पूरा काकोरी कांड यहाँ पे नहीं बता सकती। काकोरी कांड था क्या कि 8 डाउन नामक एक अंग्रेजों की ट्रेन आ रही थी, उसमें सरकारी खजाना रखा हुआ था। उस सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई कि ये सरकारी खजाना हम लूट लेते हैं। और फिर किसने बनाई ये योजना? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी आदि ने बनाई थी। और आगे चलकर दोस्तों इन्होंने ट्रेन को लूट भी लिया था, लेकिन आगे चलकर इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये था काकोरी कांड। अब जब रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई दोस्तों, तो बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी एक साथ, अंग्रेजों ने इतने सारे क्रांतिकारी हमारे खत्म कर दिए, जिससे क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक बार को ख़त्म हो गया। ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सबसे प्रमुख घटना क्या है? काकोरी कांड। और भी दोस्तों इन्होंने कई तरह के कांड किए थे छोटे मोटे, कि किसी अंग्रेज को मार दिया, लेकिन इतना हम लोग यहाँ पे याद नहीं रख सकेंगे, मतलब नहीं पढ़ सकते। हम मोटे मोटे इतिहास का अध्ययन ही हमें करना पड़ेगा, सिलेबस बहुत वाइड होता जा रहा है। फिर दोस्तों आगे चलकर सितंबर 1928 में हिंदुस्तान, इसी का नाम बदलकर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने की। अब की बार चंद्रशेखर आज़ाद जो उस कांड में जिंदा थे, है ना, और अब की बार भगत सिंह आ गए, और भगत सिंह ने मिलके इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ही मेन थे, फिर बाद में इनको भगत सिंह को तो इसका सदस्य और अध्यक्ष बनाया गया था, मेन इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। इसकी कब हुई? 1928 में, मतलब इसके 4 साल बाद में। उसकी कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में, और इसकी 1928 में। अब दोस्तों ये जो HSRA है, इसने क्या क्या किया? इसने किया सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स कौन था दोस्तों? सैंडर्स मतलब एक अंग्रेज अधिकारी था। हत्या क्यों कर रहे थे सैंडर्स की? जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आगे मतलब एक नोट बना के मैं अभी आपको बता दूंगी। साइमन कमीशन 1919 में साइमन कमीशन भारत आया था, और उस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो हर जगह साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो उसी विरोध में हमारे जो लाला लाजपत राय है, उनकी अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी दोस्तों। तो उस हत्या का बदला लेने के लिए क्या किया था? उस हत्या का बदला लेने के लिए इन लोगों ने, मतलब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है। राजगुरु नहीं है दोस्तों, भगत सिंह है, राजगुरु हैं और आज़ाद है, इन तीनों ने मिलकर, हत्या तो इन तीनों ने मिलकर करी थी। सुखदेव अगले वाले कांड में आएंगे। तो सबसे पहला कांड क्या किया? HRSA ने, इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है। अब फिर 8 अप्रैल 1929, सबसे बड़ा कांड इनका ये रहा दोस्तों। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका इन्होंने। कहाँ फेंका? केंद्रीय विधानमंडल में, मतलब उस समय की संसद में जाके इन्होंने बम फेंक दिया। इतना बड़ा कांड उस समय, जब देश भी हमारा, मतलब
हमारे देश में किसी और की सरकार है, लेकिन दोस्तों इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। इन्होंने ऐसी जगह पे बम फेंका था पीछे के सीट्स पे, और इतना खतरनाक बम भी नहीं था, जहाँ पे क्या था कि जो कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। और ये बम इन्होंने फेंका क्यों था? पब्लिक सेफ्टी बिल था जो ट्रेड, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों के विरोध में इन्होंने बम फेंका था। दो विधेयक अंग्रेज सरकार लाने चाह रही थी, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। दोनों का विरोध करने के लिए हम लोग इनको मना कर रहे थे कि ऐसे कानून मत बनाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। तो इनका विरोध दर्शाने के लिए मतलब इन लोगों ने जाके वहाँ पे बम फेंका, और उसके साथ ही कुछ पर्चे भी फेंके जिसमें लिखा हुआ था बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। मतलब ये लोग सिर्फ अंग्रेज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे थे, ये अंग्रेज़ों को दिखाना चाह रहे थे कि हम में इतनी ताकत है कि हम चाहे तो 1 सेकंड में आपको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम हिंसक तरीके अपनाना नहीं चाहते। क्योंकि उस दिन वो लोग चाहते तो अगर वो उन बमों को लेके अगर संसद के अंदर पहुंच सकते हैं दोस्तों, तो वो उनके ऊपर भी डाल सकते थे। वो एक सैंडर्स को नहीं, पूरे अंग्रेजों के कौम को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी की हत्या करें। उनका उद्देश्य ये था कि आप हमारी मांगों को सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग कार्य करो। सारी चीज़ें अपनी मत थोपो हम पे, है ना। तो ये जो दो विधेयक है ये भी आपको याद रखना है, पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। दोनों के विरोध में क्या था, और नारा क्या दिया था? बहरे कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, साथ ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने लगाया था। तो ये पहली बार था जब भगत सिंह ने पब्लिकली खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस विरोध में दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, अब इनका साहस देखो कि ये लोग 8 अप्रैल को बम फेंक दिया इन्होंने, यहाँ से भागे भी नहीं है, जानबूझ के गिरफ्तार हुए हैं ये लोग। क्योंकि सैंडर्स को मार के भी भाग चुके थे, तभी भी इनको गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं था। चाहे तो ये अब भी भाग सकते थे, लेकिन ये जानबूझ के गिरफ्तार हुए। और फिर दोस्तों इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किसको किसको? भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी दे दी गई। दोस्तों इससे पहले ही एक कांड हुआ था जिसमें जतिन दास हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो जेल में होने वाले जो दुर्व्यवहार था कैदियों के साथ, मतलब बहुत ही गंदा खाना और बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ पेश आया जाता था, उसका विरोध जतिन दास कर रहे थे। और बहुत दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात जतिन दास की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बंगाल के क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी घटनाएं उस समय हुई थी जिससे भारत पूरा आक्रोश और उबाल पर आ चुका था। इसके बाद में दोस्तों इससे मार्च में तो भगत सिंह और को फांसी दी गई थी, लेकिन 27 फरवरी 1931 को, इससे पहले महीने में ही चंद्रशेखर आज़ाद का भी एनकाउंटर कर दिया गया था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में आज़ाद शहीद हो गए थे दोस्तों। ऐसे कहते हैं कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, मतलब, और किसी ने उनकी गुप्त सूचना पुलिस को दे दी। जैसे ही पुलिस आई तो पुलिस उन पर गोलियां बरसाने लगी। वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और पेड़ के पीछे छुप के गोलियां चला रहे थे। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि मेरे पास अब इतनी गोलियां नहीं बची हैं कि मैं अंग्रेज़ों को मार सकूं, तो कहते हैं कि उन्होंने आखिरी गोली खुद को खुद ही मार ली थी और कहा था कि मैं तुम्हारे हाथों से तो मैं नहीं मर सकता हूँ, है ना। तो इतने वीर और अपने मतलब इतने क्या अपन बोल सकते हैं कि इतने अच्छे और इतने कठोर दिल के अपने क्रांतिकारी हुआ करते थे कि वो देश के लिए अपने प्राण लेने में भी 1 सेकंड का समय नहीं लगाते थे। और ऐसे करके दोस्तों HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी लगभग समाप्त हो गया। ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ घटनाएं, बंगाल में भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ था, सूर्य सेन थे और मतलब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की इन्होंने स्थापना करी थी सूर्य सेन ने, ये भी क्रांतिकारी संस्था थी। इसके अलावा चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया था सूर्य सेन ने। वहाँ का शस्त्रागार था अंग्रेजों का, उस पर भी धावा बोल के उनके सभी हथियारों को अपने पक्ष में ले लिया था। इसके अलावा वहाँ पे एक फैक्ट्री खोल रखी थी जिसमें क्या करते थे, वो वहाँ के क्रांतिकारियों को हथियार बनाना सिखाते थे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी महिलाएं थी इनके साथ में, है ना, जो क्रांतिकारी थी और क्रांतिकारी गतिविधियाँ संचालित कर रही थी। तो ये सब गतिविधियाँ क्रांतिकारी पश्चिम बंगाल में भी चल रही थी। अब जो साइमन कमीशन मैंने बोला था मैं पढ़ाऊँगी, वो देख लीजिए एक बार कि साइमन कमीशन आया था 1927 और 28 में। 1919 में भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया था, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, पॉलिटी जो मैंने शुरू करी है ना, वो मैंने आपको इन एक्ट से ही स्टार्ट करी है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्ट करी है। तो अगर आपको देखना है 1919, 1909, 1935 का अधिनियम क्या है,
तो आप प्ले लिस्ट में जाके पॉलिटी के वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने शुरुआत यहीं से करी थी, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया था दोस्तों कि 10 वर्ष के बाद में एक आयोग आएगा जो इसकी जांच करेगा कि अधिनियम कहाँ तक प्रगति की है अधिनियम ने और कहाँ तक नहीं करी है। ये अंग्रेजों ने लिखा था जब 1919 का एक्ट आया। तो आना कब था, इसके 10 साल बाद में, मतलब 1929 में आना था ना। लेकिन क्या हुआ कि परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई और 1919 के अधिनियम का इतना विरोध चल रहा था कि उनको उसके 2 साल पहले ही, मतलब 1927 में ही, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय जांच आयोग भारत भेजा गया, जिसे कांग्रेसियों ने श्वेत कमीशन भी कहा, व्हाइट कमीशन कहकर हमारे कांग्रेसियों ने इसे बुलाया। इसमें दोस्तों सर जॉन साइमन सहित 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। भाई आप हमारे ऊपर ही कानून बना रहे हो, उस कानून की जांच के लिए हम इतने दिन से लड़ रहे हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं आ रहा है, इस कानून को हटाइए, है ना। तो उसमें जांच के लिए भी आप उन्हीं लोगों को ला रहे हो जिन्होंने ये कानून बना के भेजा है, तो फिर क्या मतलब है, वो अपने बनाए हुए कानून को क्यों बुरा कहेंगे। अगर आपको इसकी निष्पक्ष जांच करवानी ही है तो आप हमसे करवाइए ना। अगर 3 सदस्य आप अंग्रेज लेते हो तो 3 सदस्य इंडियन लीजिए, तभी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक भी सदस्य अंग्रेज नहीं था और एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसे व्हाइट कमीशन कहा गया था। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, दोस्तों अधिवेशन इसलिए बताती हूँ कि कोई भी इम्पोर्टेंट घटना का जब किसी भी अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मद्रास अधिवेशन 1927 का, इसमें निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, ये अपने यहाँ पे कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। अब दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और काले झंडे साइमन कमीशन को पूरे भारत में दिखाए गए और जहां भी साइमन कमीशन जाता वहां एक ही नारे सब इंडिया वाले लगाते, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे वहां पे लगाए जाने लगे। इसी के विरोध में पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। मतलब हमारे सारे क्रांतिकारी इसका विरोध कर रहे थे। अब मैं इतने सारे क्रांतिकारियों का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन सभी क्रांतिकारी थे जो विरोध कर रहे थे, उसी में से लाला लाजपत राय भी एक थे। और पुलिस ने इतना उन पर प्रहार किया कि वो लाठियों से इतने ज़्यादा, मतलब वो हो गए थे, चोटें उनके लगी थी, कुछ दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगा। मतलब जो एक एक लाठी मेरे शरीर पे बरसाई है, वो ब्रिटिश सरकार ने लाठी नहीं, अपनी ताबूत में कील गाड़ रही है। मतलब ब्रिटिश सरकार के मरने के दिन नज़दीक आ चुके हैं, उन्होंने ये कहा था। इसके बाद में दोस्तों आई एक नेहरू रिपोर्ट 1928 की। नेहरू रिपोर्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। लॉर्ड बर्कने हेड, जो उस समय भारतीय सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि वो एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी भारतीयों को मान्य हो। उन्होंने कहा कि भाई, हेड ने कहा कि हमने 1919 का अधिनियम लाया, आपको पसंद नहीं आया, हमने 1909 का लाया, आपको पसंद नहीं आया, 19 का लाया, पसंद नहीं आया, हम आपके लिए क्या ऐसा बनाएं जो आपको पसंद आए। हम तो फेल हो गए भाई बनाते बनाते। आप चलो, आप सब मिलके मुझे एक ऐसा प्रस्ताव ला के दे दो, ऐसा ड्राफ्ट बना के दे दो, संविधान बना के दे दो, जिसको मैं फिर आगे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अगर आप बना सकते हो तो, अगर आप में हिम्मत है, जो मतलब हिंदू और मुसलमानों दोनों को बराबर मतलब मान्य हो, तो आप ऐसा एक ड्राफ्ट बना के दे दीजिए। ये कहा लॉर्ड बर्कने हेड ने। और भारतीय कांग्रेस ने इसकी चुनौती को स्वीकार भी किया और भारतीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों 1928 में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में क्या किया गया कि हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे और अंग्रेजों को सौंपेंगे। और इस कमेटी के सदस्य मोतीलाल नेहरू के साथ साथ तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार और मंगल सिंह और सर अली इमाम, है ना। मतलब इसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हिंदुओं का ही पक्ष रखा गया था, इसमें मुसलमान भी थे। तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, ये सब मुसलमान भी थे, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह समिति बना ली गई। 28 अगस्त 1928 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट। कब सौंपी? 28 अगस्त 1928 को इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और इसमें फिर हमने क्या क्या प्रस्ताव रखे, सारे हम नहीं देख सकते, लेकिन 2-4 बता देती हूँ। भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब है दोस्तों
कि अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से नहीं जाना है, राज अंग्रेजों का ही रहेगा, लेकिन वो राज करने का अधिकार हमें दे देंगे। जैसे राष्ट्रपति जैसे अंग्रेज को बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा होगा, है ना। अंग्रेज हमें निर्देशित करेंगे लेकिन शासन भारतीय चलाएंगे, है ना। वो होता है डोमिनियन स्टेट। अभी तक हम स्वराज्य नहीं मांग रहे हैं दोस्तों, अभी तक हम अंग्रेजों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंडिया से बाहर चले जाओ, अभी तक हम यही कह रहे हैं कि आप हमें शासन करने दो, ठीक है। भारत एक ऐसा संघ होगा जिसमें केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। अभी तक तो हम बार बार यही पढ़ रहे थे, केंद्रीय विधानमंडल मतलब केंद्र में एक ही संसद थी। इन्होंने कहा कि केंद्र में जैसे अब होती है ना लोकसभा राज्यसभा, ऐसे इन्होंने द्विसदनीय विधानमंडल का प्रस्ताव रखा। गवर्नर जनरल संवैधानिक मुखिया मात्र हो। इस समय तक तो क्या था, गवर्नर जनरल ही सारा हेड होता था, है ना, संपूर्ण भारत का शासन संभालने वाला। पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नर जनरल हो जो सिर्फ एक संवैधानिक प्रधान हो, वास्तविक प्रधान इंडियन हो कोई, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया। अंग्रेज वही तो कर रहे थे 1909 में, मुसलमानों को अलग से अपना प्रतिनिधि चुनने और अलग से अपना मत देने का अधिकार देकर सांप्रदायिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया था। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि इस सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन आधार पद्धति को खत्म किया जाए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, भारतीयों में विभिन्नता आ रही है, हिंदू मुस्लिमों में दरार आ रही है। और प्रथम बार नागरिकता और मूल अधिकार को भी नेहरू रिपोर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार मूल अधिकार मांगे गए नेहरू रिपोर्ट में, और हमारी नागरिकता को भी परिभाषित किया गया नेहरू रिपोर्ट में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, बहुतों बार पूछ लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में निम्न में से क्या प्रस्ताव था और क्या नहीं था, है ना। तो ये सब हमको याद करने होंगे। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया है, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगी, गवर्नर जनरल को सिर्फ संवैधानिक प्रधान बना दिया जाए, पृथक निर्वाचन जो सांप्रदायिकता आधारित पृथक निर्वाचन पद्धति है को खत्म कर दिया जाए, और हमें मूल अधिकार और नागरिकता दी जाए। ये सभी नेहरू रिपोर्ट में कहे गए। तो दोस्तों ये थी नेहरू रिपोर्ट जो 28 अगस्त 1928 को आई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट को स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी। अब अंग्रेजों ने हमने ये रिपोर्ट दे दी, इतनी मेहनत से बनाई, पर अंग्रेज इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। तो गांधी जी ने गवर्नमेंट को चेतावनी दी कि अगर आप 1 महीने के भीतर हमें डोमिनियन स्टेट मतलब अधिकार आपका होगा लेकिन शासन हम लोग चलाएंगे, ये वाला दर्जा आप नहीं देते हो, तो हम लोग फिर आगे चल के पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे कि हमारा देश है, आप जाइए बाहर, अब हमें ही रहना है यहाँ पे। ये हम लोग करने लगेंगे अगर 1 महीने के भीतर आपने डोमिनियन स्टेट को स्वीकार नहीं किया तो। लेकिन उधर जो मुस्लिम लीग के नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनको नेहरू रिपोर्ट पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अलग से पाकिस्तान को मतलब वो अलग से पाकिस्तान बनवाना भी चाहते थे, और इसके साथ ही दोस्तों वो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है उसको ख़त्म करने की जगह उसका विस्तार करवाना चाहते थे। तो मुस्लिम लीग के जो नेता है मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा ना दिए जाने के कारण अलग से 14 मांगों की घोषणा की, जिसे 14 सूत्रीय फॉर्मूला कहते हैं। बस आप इतना सा याद रख लेगा, 14 सूत्रीय फॉर्मूला किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। क्यों दिया था? नेहरू रिपोर्ट के विपक्ष में दिया था। तो यहाँ तक दोस्तों घटना हो गई कि गांधी जी ने कह दिया कि अगर आप 1 महीने के भीतर हमारी इन मांगों पे विचार नहीं करते हो तो हम लोग पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। और आगे हुआ भी यही कि अंग्रेजों ने कोई विचार नहीं किया, और आगे चलकर फिर हम चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ये रिपोर्ट आई है 1928 में, और 31-32 में हम चला देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमने वेट कर लिया, नहीं कर रहे हैं वो लोग, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा आपकी तरफ से भी कुछ सजेशंस की ज़रूरत होती है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।